हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 5th चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर था हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, 4th चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम 5th करने वाले हैं। वन बाई वन हम सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। अभी तक हमने 4 चैप्टर जो है वो डिस्कस करे हैं और उनकी वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, शॉर्ट वीडियो भी है एंड लॉन्ग वीडियो भी। अब आज हम डिस्कस करेंगे 5th चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड उसके बाद जो हमारा 6th होगा वो होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट दोनों ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या देखेंगे हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। मीनिंग देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। उसके बाद हम देखेंगे, मतलब ब्रीफली मीनिंग देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। देन उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो हम देखेंगे। देन उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है वो हम देखेंगे। एंड देन लास्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज़ द थर्ड टॉपिक। एंड लास्ट वन टॉपिक होगा हमारा लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या है। वैसे तो इस चैप्टर से मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही आता है। कभी कभी होता है कि आपको थ्योरी भी आ जाती है, बट ऐसे न्यूमेरिकल दोनों चैप्टर्स में से आता है और थ्योरी भी आती है, आप कर लेना इसे भी। ये भी थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको थ्योरी आती होगी, आपको पता है ये क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप न्यूमेरिकल भी कर पाओगे कि इसमें बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाती है। न्यूमेरिकल कैसे होता है उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए न्यूमेरिकल हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अब हम यही देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, उसका मीनिंग क्या है। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक में। व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, it is a statement that shows the flow of cash and cash equivalents during the period under report। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमने पढ़ा है, जैसे सेकंड चैप्टर था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो उसमें हमने पढ़ा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसके टूल्स एंड टेक्निक्स में, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी था, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी था। वहाँ पे मैंने आपको पॉइंट बताए थे और मीनिंग बताया था, और ये कहा था कि हम ब्रीफली इन्हें डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका एक फुल चैप्टर है। तो वहाँ पे आपको मैंने मीनिंग बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, फ्लो ऑफ कैश, कैश का जो फ्लो होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, फर्म में एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर कैश में कोई चेंजेस होते हैं, जैसे आगे लिखा है कि कैश फ्लो आर इनफ्लोज आउटफ्लोज। अगर कैश का इनफ्लो होता है, जब कैश में चेंजेस होते हैं, अगर कैश इनफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो होता है, तो उसको कौन बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कौन सा कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। तो दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि इससे हमें फ्लो ऑफ कैश, कैश का जो फ्लो है उसका पता लगता है कि कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ एक पर्टिकुलर पीरियड में। कैश फ्लो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, और कैश आउटफ्लो को जो शो करने वाला डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आगे मैंने लिखा है, जैसे ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर इनफ्लोज ऑफ कैश, एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर एंड ट्रांजेक्शंस दैट डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्या लिखा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर इनफ्लोज। अगर कैश और कैश इनफ्लोज जो है, ऑर्गेनाइजेशन में कैश और कैश इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इनफ्लो होगा। और सेम जब इसमें उल्टा होगा, डिक्रीज होगा, जब कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है वो कम होगा, तो उसमें क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। देन आगे है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड कैश बैलेंस
मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट्सेट्रा। कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड्स होता है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट्सेट्रा। देन ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बट उससे पहले देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं ये बता रही हूँ, मैंने लिखा नहीं हुआ है कि कैश इनफ्लो किन वजह से होता है और कैश आउटफ्लो किन किन वजह से होता है। कैश इनफ्लो होता है जैसे कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड फॉर कमीशन, या फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, लोन एंड एडवांस रिसीव्ड, दैट इज़ कैश इनफ्लो। इनकी वजह से कैश इनफ्लो होता है। और कैश आउटफ्लो किससे होता है? कैश परचेजेस, कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, इन सब से क्या होता है? कैश आउटफ्लो होता है। और भी बहुत सारे हैं लाइक लोन एंड एडवांसेस गिवन, लोन्स एंड एडवांस रिपेड, दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ कैश आउटफ्लो। सो आते हैं आगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटीज़ क्या क्या है पढ़ लिया। ये तो हमने पढ़ लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, लेकिन ये प्रिपेयर कैसे होता है ये देखेंगे अब जैसे मैंने लिखा है CFS, CSF, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। CFS मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। On CFS cash flow statement, this standard required cash flow statement to be prepared showing cash flow under the three heads, namely अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बताया गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम आपने बहुत बारी सुना होगा। चलिए ब्रीफली इसको थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें ब्रीफली रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, एक रिकॉग्नाइज एक्सपोर्ट अकाउंटेंसी बॉडी इशू करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ आती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड लास्ट वन इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़। अब वन बाय वन हमें इन्हें डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है कैश फ्लो में। तो आते हैं फर्स्ट पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। Operating activities are the principal revenue producing activity of the enterprise and other activities that are not investing or financing activities. मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मेन प्रिंसिपल। और ये एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है आगे, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी एट्सेट्रा। कंप्यूटर बनाना और बेचना ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आते हैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में। ट्रेडिंग कंपनी जो आपकी गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल्स करना, वो आएगी ट्रेडिंग कंपनी में। एंड फाइनेंसिंग कंपनी में ये कैश से रिलेटेड है। अब जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज दी मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेन जो एक्टिविटी होती है वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स होते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी और फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में आते हैं रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर फिश एंड कमीशंस आते हैं इसमें, डेटर बिल रिसीवेबल्स आते हैं, क्रेडिटर्स बिल पेएबल आते हैं। और फाइनेंशियल कंपनीज में हमारे पास आते हैं परचेज ऑफ सिक्योरिटी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता रही हूँ। जनरली रिजल्ट्स फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। ये तो हमारी होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम करेंगे सेकंड वन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, जिसकी मैंने लिखा हुआ है, एक्टिविटी आर दी एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। वो एक्टिविटीज़ जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लॉन्ग टर्म एसेट या फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करती है
मतलब खरीदती है या फिर उनको डिस्पोज ऑफ करती है, यानी सेल करना, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. These activities include transaction involving purchase and sale of long-term assets which are not held for resale, such as machinery, land and building, investment etc. लॉन्ग टर्म एसेट जैसे मशीनरी, वो एसेट जिन्हें हमने सेल के रीसेल के टर्म में ना रखा हो. लॉन्ग टर्म एसेट फिक्स एसेट्स मतलब जिन्हें हमने ना रीसेल के पर्पज से ना रखा हो, जैसे मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है. लॉन्ग टर्म एसेट्स है तो इनको खरीदना और इनको बेचना, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में. तो आते हैं अब हम हमारी लास्ट एक्टिविटीज़ पे, दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? जो टोटल कैपिटल है उसके साइज में चेंज होता है. जैसे लिखा हुआ है, आर दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर दी एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर कैपिटल. इस एक्टिविटी की वजह से जिस ट्रांजैक्शन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कैपिटल है उसके साइज में, उसके कंपोजिशन में चेंज आए, उन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलेंगे? उनके एक्टिविटीज़ को बोलेंगे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. या फिर आगे लिखा हुआ है बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, या फिर उन्होंने बोरो करा है अदर रिसोर्सेज से, तो वो भी क्या होता है? वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है. तो ये है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. एंड आगे हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट के इम्पॉर्टेंस क्या है और यूजेस क्या है? इम्पॉर्टेंस और यूजेस दोनों सेम ही है, तो वन बाय वन देखते हैं. मैंने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं. पहला पॉइंट है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग. ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यानी कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फंड हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहाँ कहाँ पे पैसा जो है वो अप्लाई हो रहा है. कैश फ्लो स्टेटमेंट से उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का हमें पता चलता है. सेकंड है हमारे पास कैश फ्लो हेल्प्स इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. ये जो कैश फ्लो है ये हेल्प करता है लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे रखने की कैपेबिलिटी, और सॉल्वेंसी मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे करने की कैपेबिलिटी जो है वो असेस करता है. थर्ड पॉइंट है हमारा एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है कि कैश की जो है एफिशिएंट मैनेजमेंट करी जाती है. फोर्थ वन इज़ कंपैरेटिव स्टडी. ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसे कंपेयर करा जाता है बजटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट से. देन फिफ्थ वन है हमारे पास रीज़न फॉर कैश पोजीशन. कैश पोजीशन मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये तो पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश की पोजीशन क्या है, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि उसका रीज़न क्या है. इन रीजंस के कारण ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजीशन में चेंज है वो हमें पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से. अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. लिमिटेशन क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट की? फर्स्ट है हमारे पास नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर इग्नोर्ड. कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है वो जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उन्हें इग्नोर करा जाता है, क्योंकि इसका नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो इसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती है उन्हें इग्नोर करा जाता है. सेकंड वन है हमारे पास नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट जो हम PLA अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे हम कैश और नॉन ट्रांजैक्शन जो है एक्टिविटीज़ होती है उन दोनों को रिकॉर्ड करते हैं. इनकम स्टेटमेंट होता था उससे क्या पता चलता है? ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की नेट इनकम का पता चलता है. जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, इसमें नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट. इसमें जो है जो कैश से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ही रिकॉर्ड करा जाता है. थर्ड वन इज़ दी हिस्टोरिकल इन नेचर. फोर्थ वन इज़ फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इग्नोर. जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसे इग्नोर करा जाता है, इट इज़ इग्नोर्ड.
सो दैट इज़ अवर टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिफ्थ चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो हो गया, देन नेक्स्ट होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, सिक्स्थ चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। I hope you like the video, so like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you.